जय हिंद दोस्तों। मैं रमनदीप आप सभी का मिशन मेंस 2026 की इस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हमारी क्लास है ये क्लास जीएस पेपर 3 के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर है। ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का जिक्र आपने प्रीलिम्स के टाइम पर भी सुना होगा और ये जो प्रश्न है इस प्रश्न पर यूपीएससी या यूपीपीसीएस मींस दोनों में प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA। इस टॉपिक पर यह प्रश्न दिया गया है। अच्छा, प्रश्न की अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो प्रश्न बेहद सिंपल सा है। प्रश्न पूछा गया है कि EIA के प्रमुख घटक जो की कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। तो क्वेश्चन अपने में डिस्क्रिप्टिव नेचर का, यहाँ पर आपको एनालिटिकल कॉन्सेप्ट से आंसर नहीं लिखना है, आपको बस इसको बता देना कि कौन कौन से घटक हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्या था क्या नहीं हम समझ गए। अच्छा देखो, यहाँ पर ना आंसर राइटिंग आज की स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज हैं जो कि मैं आप लोगों की कॉपी में देख रहा हूँ, वो आपको पहले समझ लेना चाहिए। देखिए, आंसर राइटिंग का जो ये पूरा गेम है, ये गेम दो चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज कि आपका कंटेंट कैसा है, और दूसरा कि आप इस कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करते हो, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। बात को बहुत क्लियरली समझना। दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन हम जब भी किसी सामने वाले व्यक्ति को ही देखते हैं तो हम सबसे पहले उसको देख करके एक आकलन करते हैं कि ठीक है ये व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है। आपकी मेंस की कॉपी भी जब इवेल्युएटर के पास जाती है तो फर्स्ट इंप्रेशन वहां पर मैटर करता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन में भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। एक, भाई आपकी जो राइटिंग है वो सुंदर होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, सर अब तो मैं मेंस की तैयारी छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग सुंदर नहीं है। बात को बहुत क्लियरली समझिएगा। राइटिंग सुंदर होने से मेरा मतलब ये है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो पठनीय हो। पठनीय होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप जो लिख रहे हो वो आपको ही ना पढ़ में आ रहा हो। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात की प्रेजेंटेशन में आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो प्रेजेंटेशन है कंटेंट का वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर मैं आपको सिंपल कॉपी दिखाऊं, दोनों में कंटेंट लगभग सिमिलर होगा, लेकिन एक का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा तो आप खुद जब इवेल्युएट करोगे उन दोनों कॉपी को तो आप कहोगे हाँ ये कॉपी अच्छी लग रही है। तो प्रेजेंटेशन में जो हमको सेकंड पॉइंट पर ध्यान देना है ना, वो ये ध्यान देना है कि हमको लंबे लंबे पैराग्राफ की जगह पर हमको अपने आंसर को बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। जैसे मानिए पूछा गया कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के प्रमुख कंपोनेंट क्या है, तो इन कंपोनेंट्स को हम लोग 1 2 3 4 पॉइंट मतलब नंबरिंग करते हुए दर्शाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं केवल ऐसे बिंदु बना करके दर्शा देते, नहीं, आप प्रॉपर नंबरिंग करो कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। तो इससे एग्जामिनर के दिमाग में ना एक बहुत सीधा सीधा कैलकुलेशन जाता है। वो आपकी कॉपी देखेगा, क्या कहता है इसने एग्जैक्ट 6 पॉइंट लिखा है, बात खत्म। तो आपको अपने आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर करना है। कंटेंट तो हम लोग पढ़ते चले, कंटेंट पर तो हम लोग काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन। अच्छा, जैसे कि ये जो प्रश्न था इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, इसमें मैं श्योर हूं 90% जो कॉपी आप लोगों ने सबमिट की है। देखो एक फ्री सीरीज है, इसका क्वेश्चन मैं डेली सुबह आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। इसकी आंसर लिख करके उसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करना होता है। ठीक है, 90% एस्पिरेंट ने सीधे सीधे पॉइंट्स लिख करके अपने आंसर को कंप्लीट किया है। किसी ने भी इस प्रश्न में ग्राफ नहीं बनाया है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है। जीएस पेपर 3 जो कि नेचर में अपने टेक्निकल होता है, इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस टेक, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे टॉपिक यहाँ पर शामिल होते हैं। तो हमको जीएस पेपर 3 को थोड़ा टेक्निकली रिप्रेजेंट करना होता है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर ग्राफ बनता है, जो कि ग्राफ आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आज के बाद कभी भी आपसे अगर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पे प्रश्न पूछा जाएगा तो ये ग्राफ आप लोग बना करके आओगे। ये आज पहला काम नोट कर ले। स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। बेसिक पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया करना क्या है, अब समझिएगा। देखो, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या के प्रमुख घटक क्या हैं, ये एक बेसिक सा प्रश्न पूछा गया था। जब हम इसके आंसर की स्टार्टिंग करेंगे तो हम इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की एक संक्षिप्त डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं।
बहुत सिंपल सा एक डिफिनीशन दे करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो डिफिनीशन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके माध्यम से किसी प्रस्तावित परियोजना या विकास गतिविधि के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का पूर्व आकलन किया जाता है। क्या समझिएगा, EIA इज अ प्रोसेस थ्रू विच द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट एक्टिविटी आर असेस्ड इन एडवांस। किसी भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट मतलब जो प्रस्तावित परियोजना है या फिर जो जो विकास गतिविधि है, डेवलपमेंट एक्टिविटी है, उनका हम लोग पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, जो संभावित पर्यावरणीय प्रभाव होता है, उसका पूर्व आकलन करते हैं। जैसे कि मानिए कोई माइनिंग करनी है, कोई माइनिंग एक्टिविटी करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस पूरी एक्टिविटी का EIA करेंगे, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करेंगे कि अगर ये गतिविधि होती है या एक्टिविटी होती है तो पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है आंसर का, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर आप लोग एक बात को और समझिएगा, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास कार्यों से पर्यावरण, समाज और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को पहले समझा जाए और इसके लिए आवश्यक निवारक उपाय किए जाएं। भारत में जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की व्यवस्था है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 के अंतर्गत मैंडेटरी की गई है, कंपल्सरी किया गया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, तो किसी भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट या फिर डेवलपमेंट एक्टिविटी का जो उसका पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होने वाला, जो संभावित पर्यावरणीय प्रभाव होने वाला है, उसका एडवांस में असेसमेंट करना, उसका पूर्व आकलन करना इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कहलाता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है टू इंश्योर दैट द इफेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंटल, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी है उसका जो पर्यावरण पर, जो सोसाइटी पर, जो ह्यूमन हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा, उसको हम लोग पहले समझे, अंडरस्टूड बिफोर एंड जब हम उसको पहले समझ लेंगे, नेसेसरी मिटिगेशन मेजर्स, जो आवश्यक निवारक उपाय है उनको किया जा सके। भारत के अंतर्गत जो EIA फ्रेमवर्क है उसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 EPA 1986 जो है उसके अंतर्गत मैंडेटरी किया गया है। क्या समझिएगा, इसका जो नोडल एजेंसी है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, जो मिनिस्ट्री है, पर्यावरणीय प्रभाव जो मंत्रालय है आपका, पर्यावरण मंत्रालय, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया। बात समझ गए आप लोग। अगर मैं अब देखो, अब समझना, आप कहोगे सर आपने तो इंट्रोडक्शन में इतना लंबा इंट्रोडक्शन बता दिया, इतना लंबा इंट्रोडक्शन बता दिया, हम कैसे लिखेंगे इतना लंबा इंट्रोडक्शन। आपको नहीं लिखना है, मैं आपको यहाँ पर 4 लाइन बता रहा हूँ, जब आप कॉपी पर लिखने बैठोगे आपको 2 लाइन याद आएगा। क्या लाइन समझिएगा, मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने बताया कि किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी का जो विकास की गतिविधि है या फिर कोई जो प्रपोज प्रोजेक्ट है, प्रस्तावित परियोजना है, उसका, ठीक है, जो पर्यावरणीय प्रभाव पड़ सकता है, जो संभावित पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होगा, तो प्री असेसमेंट करना, एडवांस में असेसमेंट करना, EIA कहलाता है। बेसिक डिफिनीशन ही होगी, आपको ये डिफिनीशन लिख करके आनी। आगे मैंने आप लोगों को एक पॉइंट और बताया, क्या, इसका जो उद्देश्य है, इसका जो एम है वो यह सुनिश्चित करना है टू इंश्योर दैट कि इसका जो इंपैक्ट, किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी का जो इंपैक्ट इन्वायरमेंट, सोसाइटी या ह्यूमन हेल्थ पर पड़े उसको हम लोग पहले समझे, ठीक है, अंडरस्टूड बिफोर हैंड एंड जो नेसेसरी मिटिगेशन मेजर्स हैं, जो आवश्यक निवारक उपाय है, उनको किया जा सके। भारत में ये EPA 1986 के अंतर्गत विकसित की हुई है। इतने पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आप इसमें से कोई भी 1-2 पॉइंट लेकर के आ जाओगे ना, आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट। तो मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा, आप एग्जाम में 2 पॉइंट डिलीवर करके आ पाओगे, ये बात समझिएगा। अच्छा, दूसरी बात समझो, नदी घाटी परियोजना जो 1978 में चल रही थी, उस ड्यूरेशन में EIA को शुरुआत की जाती है। 1994 में इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी होता है, ठीक है, कि EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत इसको मैंडेटरी कर दिया गया बाद में चल करके, ठीक है। EIA की एक अलग से नोटिफिकेशन 2006 में जारी की जाती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, इस बात को समझिए, ठीक है। 2 कैटेगरी बनाई गई प्रोजेक्ट्स की, किसी प्रोजेक्ट को कैटेगरी ए में, किसी प्रोजेक्ट कैटेगरी बी में शामिल किया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका ये पूरा असेसमेंट वहां पर किया जाता है।
बात समझ गए आप लोग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। अब समझिएगा, देखो पूछा नहीं है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि आपके प्रश्न में नहीं पूछे गए, आपको आंसर में नहीं लिखना है, बट समझना तो जरूरी है। आज नहीं पूछा, हो सके कल पूछ लिया जाए, तो हम उसको पहले से तैयार करके रखेंगे। क्या, देखो कुछ एक चीज होती है ना, जब हम फ्लो चार्ट बनाने पर, आप लोग भी फ्लो चार्ट पर थोड़ा सा काम करें, होल्डर्स ऑफ, ये ठीक है, जो इसके हितधारक हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इस बात को समझिएगा। सबसे पहला हितधारक कौन है, तो वो प्रपोज द प्रोजेक्ट, जिसने इस प्रकार की किसी भी एक्टिविटी को प्रस्तावित किया है, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, जो भी पर्यावरणीय कंसल्टेंट है, वो प्रिपेयर EIA, ठीक है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, जो बनाया जाता है, कि जिस भी कमेटी के द्वारा, जिस भी कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर आपका स्टेक होल्डर होगा। इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य का और राष्ट्रीय स्तर का, दोनों उसके एक स्टेक होल्डर होंगे। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है पब्लिक। भाई अगर वहाँ के लोगों पर, जहाँ वहाँ का जो स्थानीय लोग है, इन पर ही तो इसका प्रभाव पड़ेगा सबसे पहले, फर्स्ट हैंड इम्पैक्ट तो उन पर ही पड़ने वाला है। तो वहाँ की पब्लिक जो है, लोकल जो पब्लिक है, वो इसकी बेहद इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, उसको यहाँ पर शामिल करना पड़ेगा। इसके अलावा जो MOEFCC, ठीक है, मैंने बताया पर्यावरण मंत्रालय होता है, तो जो रीजनल सेंटर होता है, जिस क्षेत्रीय कार्यालय होता है, वो भी इसका क्या है, तो बेहद इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस में, या पूरा प्रोसेस किसको किसको प्रभावित करता है, इन सबको हम लोग शामिल करते हैं, ठीक है। अब मानिए, समझिएगा बात को, मानिए आपसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में प्रश्न पूछा गया, आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा यार, कैसे हम 200 शब्दों में इसका आंसर लिख करके आए, या फिर आपके पास समय नहीं, आपको 2 मिनट ही बचा है, आपको इस 2 मिनट में अपने आंसर कंप्लीट करना है। हम क्या करेंगे, बेसिक अप्रोच करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले लिखाएंगे एम, ठीक है, एम ऐसे एक एरो बना करके, एम जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना, क्या कि हम ये इंश्योर करना कि इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला सोसाइटी पर, इन्वायरमेंट पर और ह्यूमन हेल्थ पर, उसको हम लोग पहले समझे और नेसेसरी मिटिगेशन प्रोसेस को हम लोग, मेजर्स को हम लोग ले पाए, ठीक है। तो ये एम बता देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, स्टेक होल्डर, इस प्रकार से फ्लो चार्ट बनाते हुए 4-5 स्टेक होल्डर हम दर्शा देंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट समझिए, थर्ड पॉइंट क्या, कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वही एम वाली बात यहाँ पर लिख रही है। एक बार देख लेते हैं कैसे इसने फ्लो चार्ट बनाया। टू प्रमोट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, पर्यावरण फ्रेंडली और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सुनिश्चित करना, टू प्रमोट करना, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका, ठीक है। टू रेंडर डिटेल ऑन द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ेगा उस प्रभाव को कम करना, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। थर्ड, टू प्रेडिक्ट एंड इवेल्युएट द इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड द सोशल इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटीज, जो भी विकास संबंधी गतिविधियां हैं, उसका जो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल इफेक्ट पड़ेगा, उसको पहले प्रेडिक्ट करना और उसको मूल्यांकन करना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और चौथा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेजिटिमेट ऑप्शन एंड मिटिगेशन मेजर्स, ठीक है भाई, हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया कि ये चुनौतियां इस प्रोजेक्ट से आने वाली हैं, तो इन चुनौतियों को कैसे कम किया जाए, उसके लिए क्या अल्टरनेटिव विकल्प को अपनाया जाए, ये भी इसका एक पार्ट होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में कभी भी अगर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में प्रश्न पूछेगा, तो हम क्या इंट्रोडक्शन देंगे, वो इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर समझ लिया, पहला काम हमने ये कर लिया। दूसरा, हमने इसकी एक बैकग्राउंड समझ लिया कि ठीक है, कब कब कैसे कैसे पार्ट हुआ था, नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट हम इसको समझ लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पर देख लिया कि स्टेक होल्डर यहाँ पर कौन कौन शामिल है, और चौथा पॉइंट इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको फ्लो चार्ट में कैसे लिखना होता है, वो हमने यहाँ पर देखा। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज के बाद कभी भी अगर इस टॉपिक के प्रश्न पूछेगा, ये 4 पॉइंट आप अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों? देखो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये क्लास आपको समझ में आ रही है तो जरूर लाइक करिए, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए कि आप कर रहे हो आंसर राइटिंग, आप नहीं कर रहे हो, ये बेहद इंपॉर्टेंट टास्क है। अच्छा भाई, और समझो और क्या हमें करना है। प्रश्न की जो डिमांड थी, मेजर जो प्रश्न का डिमांड है, पर उस डिमांड पर हम फोकस करते हैं। डिमांड थी कि EIA के प्रमुख घटक क्या है, मेजर कंपोनेंट्स क्या है EIA प्रोसेस। तो कंपोनेंट्स मतलब क्या, स्टेप क्या होते हैं यहाँ पर, कौन कौन से स्टेप में पूरा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले होती है स्क्रीनिंग, फिर होती है स्कोपिंग, फिर होती है बेस लाइन डेटा कलेक्शन, आधारभूत पर्यावरणीय डेटा संग्रह होता है,
चौथा होता है इम्पैक्ट असेसमेंट, प्रभाव आकलन। फिर होता है विकल्पों का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। पब्लिक हियरिंग, जन सुनवाई। जन सुनवाई बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। पर्यावरण प्रबंधन योजना, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। और निर्णय एवं स्वीकृति, डिसीजन मेकिंग और निगरानी, मॉनिटरिंग एंड द कंप्लायंसेस, ठीक है। ये 9 स्टेप में इसका पूरा प्रोसेस बताया गया। 9 स्टेप होते क्या, फिर से समझिएगा आप लोग। देखो, सबसे पहले था स्क्रीनिंग। इस चरण में क्या होता है ना, यह तय किया जाता है कि जो 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 प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको EIA अध्ययन की आवश्यकता है या नहीं है। यदि है तो किस स्तर का मूल्यांकन आवश्यक होगा। मैंने कहा आप लोगों से 2 कैटेगरी होती है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में भी 2 पार्ट होता है। तो किस स्तर का मूल्यांकन इसको चाहिए वो स्क्रीनिंग में हम लोग देखते हैं। जैसे आयोग कह रहा है कि प्रीलिम्स का एग्जाम क्या स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट में हम ये जांचेंगे कि ये लड़का मेंस देगा कि नहीं देगा, बात समझिएगा। तो इसी प्रकार से EIA के पूरे प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है स्क्रीनिंग का। EIA अध्ययन की आवश्यकता है या नहीं है यह पता करने के लिए हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। अगर है तो किस लेवल का मूल्यांकन किया जाना, किस लेवल का इवैल्यूएशन करना है हमको, वो यहाँ पर डिसाइड। सेकंड समझिएगा स्कोपिंग। स्कोपिंग में क्या होता है, इसमें परियोजना से जुड़े जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं उनकी पहचान की जाती है। और अध्ययन का जो स्कोप है, जो दायरा है और जो सब्जेक्ट्स है कि भाई हाँ कि भाई इसका इम्पैक्ट वाटर, जो ग्राउंड वाटर है उस पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, उसका मूल्यांकन करने के लिए हम उस सब्जेक्ट्स का उस सब्जेक्ट का, उस डायमेंशन का, उस स्कोप की पहचान करते हैं। तो स्कोपिंग में क्या हो गया, सबसे पहले हमने स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग से ये पता चल गया कि भाई इस प्रोजेक्ट का असेसमेंट करना है कि नहीं करना है, करना है किस लेवल तक करना है हमने ये देखा। स्कोपिंग में हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई ठीक है इस लेवल तक का तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें किस किस सब्जेक्ट पर, किस किस डायमेंशन पर हमको डिस्कशन करना है। तो स्कोपिंग में वो कहते हैं कि किन इन्वायरमेंटल इश्यूज पर हमको टारगेट करना, उनकी पहचान की जाती है। और अध्ययन का जो दायरा, जो स्टडी का एरिया है उसको निर्धारित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बेस लाइन डेटा कलेक्शन होता है, आधारभूत पर्यावरण डेटा संग्रह होता है, ठीक है, कि भाई वायु, जल, भूमि, बायोडाइवर्सिटी, सोशल जो स्टेटस है, इन पर जितना भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, वर्तमान में क्या है, और अगर ये प्रोजेक्ट हम लोग प्रस्तावित करते हैं तो क्या होगा। ये 2 चीजें यहाँ पर होती है। सबसे पहले जब हम बेसलाइन डेटा कलेक्शन करते हैं तो वर्तमान परिस्थिति का, वर्तमान इन्वायरमेंटल कंडीशन का डेटा इकट्ठा किया जाता है। जब ये डेटा इकट्ठा हो जाता है तो चौथे स्टेप पर हम लोग आते हैं, वहां पर हम लोग करते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट कि अच्छा अगर ये प्रोजेक्ट प्रस्तावित जो था अगर ये लागू जाता है तो वर्तमान जो इन्वायरमेंटल स्टेटस है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सिंपल है, लाइन बाय लाइन स्टेप आपको समझ में आएगा। जब आपने ये आकलन कर लिया तो अब समझो, मानो आपको लगा कि भाई ठीक है इससे निगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहे हैं तो उसका जो अल्टरनेटिव मेथड्स है तो हम देखते हैं, ठीक है, जो उसके अल्टरनेटिव मेथड्स हैं कि भाई ठीक है अच्छा इस एरिया में ना करके इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लेकर के आया गया। अच्छा इस एरिया में हम लोग जो है कोल बेस्ड पावर प्लांट लगा करके हम हाइड्रो पावर प्लांट लगाए। तो आपको लोकेशन, आपको टेक्नोलॉजी क्या यूज करना है, इस प्रकार के अल्टरनेटिव्स का डिस्कशन हम लोग 5 स्टेप में करते हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव ऑप्शन इन्वायरमेंटल के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। छठा पब्लिक हियरिंग होती है। जब EIA रिपोर्ट बन जाती है उसको पब्लिक क्या कहता है, स्थानीय लोग और जितने अन्य स्टेक होल्डर थे, मैंने इसलिए आप लोगों को स्टेक होल्डर पहले समझा दिया था यहाँ पर, ठीक है। और इसमें मैंने कहा भी था कि जो पब्लिक है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उन स्टेक होल्डर से, ठीक है, सुझाव मांगा जाता है, उनसे आपत्तियां प्राप्त की जाती है कि भाई ठीक है यार तुम बता दो कि ये मेरी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में तुमको और क्या समस्या नजर आ रही है। जब ये काम हो जाता है तो फिर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है, निगेटिव मेजर्स को कम करते हुए, निगेटिव प्रभाव को कम करते हुए, फिर डिसीजन मेकिंग होता है। और लास्ट में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो उस पूरे परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी इन्वायरमेंटल मेजर्स थे, जो स्टैंडर्ड था, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए। ये बेहद इंपॉर्टेंट, ये बेहद इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है। तो अब समझा आप लोगों ने, ये 9 स्टेप होते हैं, 9 कंपोनेंट होते हैं, 9 घटक होते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस के। क्लियर है। सबसे पहले स्क्रीनिंग कर रहे हैं, फिर स्कोपिंग कर रहे हैं, फिर बेसलाइन डेटा कलेक्शन कर रहे हैं,
जब बेस लाइन डेटा कलेक्शन हो गया तब हम इम्पैक्ट का असेसमेंट करें, इम्पैक्ट का असेसमेंट हो गया तब हम देख रहे हैं भाई जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, इस प्रभाव को कम करने के लिए और कौन से अल्टरनेटिव विकल्प अपनाए जा सकते थे। जब ये काम हो गया, रिपोर्ट पब्लिक हो गई, तब हम पब्लिक हियरिंग करते, पब्लिक हियरिंग हो गया तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान तैयार करते पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग होता है, जब डिसीजन मेकिंग हो जाता है फाइनली, तब प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के बाद जितने स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने तय किए थे, जो मानक हमने तय किए थे, क्या उन मानक की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए मॉनिटरिंग करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है और वो सबसे लास्ट स्टेप, ठीक है। तो ये 9 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैंने आप लोगों को बता दिया, बात समझ में आ गई। अब देखो स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इसके पीछे कारण है कि मेरा मैकबुक डिस्चार्ज हो चुका है, बट कोई नहीं, मैं आपको 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल नहीं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बताता हूँ जो कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को मूल्यांकित करने के लिए, इसको और अच्छे से लागू करने के लिए स्टार्ट किया गया है। आप में से किसी ने भी इसको अपने आंसर में शामिल नहीं किया होगा तो आज नोट करो, आज के बाद कभी भी ईआईए पे प्रश्न पूछे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रश्न पूछे, ये 2 एग्जाम्पल देकर के आना। पहला है परिवेश। परिवेश के बारे में आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा। परिवेश क्या होता है? प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव वर्चुअल एंड इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब। तो समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मैंने परिवेश का फुल फॉर्म आपको बताया है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अब मेरी बात समझने का काम करो। देखो ये है क्या, तो ये ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल है जो कि MOEFCC के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण, वन, वन्यजीव, तटीय विनियमन जो CRZ होता है आपका, कोस्टल रेगुलेटिंग जोन होता है, इनसे संबंधित जितनी भी अनुमति होती है, इससे संबंधित जितनी भी स्वीकृति होती है, उसके पूरे प्रोसेस को पारदर्शी करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए, फास्ट करने के लिए, डिजिटल करने के लिए इस परिवेश नाम विंडो पोर्टल को स्टार्ट किया गया। तो परिवेश क्या है? अगर किसी भी प्रकार का हम पर्यावरण, वन, वन्यजीव, तटीय क्षेत्र, इनसे संबंधित कोई प्रस्तावित कोई प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, कोई भी काम लेकर के आते हैं, तो इनसे संबंधित जितनी भी अनुमति है, जितना भी क्लियरेंस है, जितना भी स्वीकृति है, वो आपका परिवेश पोर्टल पर होगा, जो कि फास्ट होगा, जो कि ट्रांसपेरेंट होगा, जो कि डिजिटल होगा। तो पहला एग्जांपल परिवेश हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लीजिएगा इसको आप लोग। सेकंड है एनविस। एनविस क्या है? तो इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये देखो एक ऐसा एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क स्टडीज करता है जो कि इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, स्टोरेज, एनालिसिस और डिसमिनेशन, मतलब क्या? तो उसका संग्रह, भंडारण, विश्लेषण, एनालिसिस और प्रसार, ठीक है, ये काम करता है पर्यावरण से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन का। तो एनविस और आपका परिवेश, ये 2 इंपॉर्टेंट आपके स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसके माध्यम से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को और अच्छे से लागू करने का काम चलता है। क्लियर है? अब देखो यहीं पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ समझाता हूँ, उस ग्राफ को बहुत ध्यान से समझिएगा। हेलो हेलो हेलो। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक ऐसा ग्राफ बताता हूं कि अगर ईआईए पे कभी भी प्रश्न पूछे आपसे, ये ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करना है। ग्राफ क्या क्या ध्यान समझिएगा। ग्राफ आपसे कह रहा है मेरे दोस्त कि वाई एक्सेस पर, ध्यान समझिएगा, वाई एक्सेस पर आप इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को दर्शाओ और एक्स एक्सेस पर आप टाइम को दर्शाओ, ठीक है। अब हमको करना क्या है यहाँ पर, जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट था, जब स्टार्ट हुआ था तो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट की जो कंडीशन थी वो इस लेवल तक थी। लेकिन अब यहां पर 2 कंडीशन आती है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को नहीं किया गया, तो अगर किसी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को नहीं किया जाएगा तो उसके बिना चालू जो प्रोजेक्ट होगा उसका जब वो फाइनली कंप्लीट होगा तो पर्यावरण की जो कंडीशन होगी वो डिग्रेड होकर के यहां तक आ जाएगी। लेकिन अगर हम इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के साथ किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो जो जो इन्वायरमेंट पर असर पड़ेगा वो केवल यहां तक पड़ेगा। तो ये जो गैप आप लोग देख रहे हो ना, इसी गैप को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं। इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत जरूरी ग्राफ है,
कभी भी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में प्रश्न पूछेगा, ये ग्राफ आप सभी को ड्रॉ करना है। क्या भाई, जब परियोजना स्टार्ट हुआ तो इन्वायरमेंटल कंडीशन यहाँ थी कंपोनेंट्स की, जब ईआईए के बिना हमने किसी पीरियड को पूरा किया तो इन्वायरमेंटल डिग्रेड होकर के यहाँ तक आ गया, लेकिन जब हमने ईआईए के साथ किसी पीरियड को स्टार्ट किया तो डिग्रेडेशन केवल इतना ही रहा। डिग्रेड हुआ है उस समय भी, ध्यान समझिएगा, लेकिन केवल इतना डिग्रेड हुआ। तो ये जो बीच का जो गैप है ना, इसी गैप को फिल करने के लिए हम ईआईए करते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट समझ लीजिएगा। 9 स्क्रीनिंग पॉइंट बता दिया मैंने आप लोगों को, एक परिवेश का एग्जांपल दे दिया, एक इन्वेस्ट का एग्जांपल दे दिया, ये 2 एग्जांपल आप लोग देख लिए। कंक्लूजन बहुत सिंपल सा है, कंक्लूजन आप कुछ भी दे सकते हो कि ईआईए क्या है, तो ये विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का काम करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, साइंटिफिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है, जबकि पब्लिक हियरिंग इस प्रक्रिया को एक डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंट और रेस्पॉन्सिबल बनाती है। एक छठे नंबर पर मैंने आपको बताया ना कि पब्लिक हियरिंग भी होती है, तो पब्लिक हियरिंग आप बता करके कंक्लूड कर सकते हो। या फिर आप कुछ बातें ऐसे बता सकते हैं कि एक सशक्त और प्रभावी ईआईए व्यवस्था भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आधारशिला बनती है। ठीक है, पारदर्शिता, जनभागीदारी, जवाबदेही, पर्यावरणीय अनुपालन को मजबूत बना करके ईआईए आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है। इतनी बातें बता दोगे आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को एक आंसर देना है। आंसर क्या देना है, ये इस प्रश्न की डिमांड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कभी इस टॉपिक प्रश्न पूछा सकता है। क्या, लिमिटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की सीमाएं क्या है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। तो कमेंट में आप सभी इसका आंसर दोगे और बताओगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो 4 से 5 पॉइंट में इसका आप लोगों को आंसर देना है, फिर मैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट करके दे दूंगा। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। आंसर राइटिंग करते रहिएगा।